लाइफ में जैसे ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरे बिजनेस में भी में लॉसेस वगैरह काफ़ी हुए। उसको हैंडल करने की बहुत कोशिश की, पर समहाउ वो नहीं, मैं उसको कोप अप कर पाया उसकी चीज़ों से। जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक बचपन को लेके, तो मैं आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। बचपन मेरा बहुत ही एक्साइटिंग था। आपकी 20s की कोई लर्निंग? तो मेरे फादर ने मेरे को एक बात बड़ी अच्छी समझाई थी कि जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर, अगर जो इंसान रियल एस्टेट में एज अ करियर अपने आप को डेवलप करना चाहता है, 2-3 टिप्स है मैं वो देना चाहूँगा कि पहली बार घर लेना है तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? मार्केट R&D करनी बहुत ज़रूरी है। Building Stories, an official podcast by SBP Group. कभी कभी हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं वो असल में होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे ख्याल है, जो हमारे दिल में मिथ है बहुत सारे, उसके लिए हमें एक अच्छी एडवाइस मिल जाए ताकि सारी क्लैरिटी मिल जाए। और हम अपने पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी हर जानकारी लेके आए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो साहिल महाजन हैं, जो पिछले 10 साल से एसबीपी ग्रुप में काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं और अपना एक अच्छा नाम बनाया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। साहिल महाजन जी, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल पॉडकास्ट में। थैंक यू शालू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साहिल जी, जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है एक बचपन को लेके कि हमारा बचपन कैसा रहा होगा, हमारी क्या उस टाइम की मेमोरीज हैं। तो मैं आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ सबसे पहले। शालू मैम, बचपन मेरा बहुत ही एक्साइटिंग रहा। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा जी। मेरी फैमिली में अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग हम इकट्ठे रहते थे, तो बहुत ही एक्साइटिंग मेरा बचपन रहा। खेल कूद में कज़न्स के साथ, अंकल्स के साथ बहुत मज़ेदार हमारा बचपन रहा। जॉइंट फैमिली आज की डेट में अगर बात करते हैं तो एक नाम से ही डर लगता है यार, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो आपकी कोई खास मेमोरी आपके बचपन की? मैम, हमारी ना अपब्रिंगिंग ही उस तरीके से हुई। जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी हमेशा से कोशिश यही रहती थी कि हम एज अ जॉइंट फैमिली हम सारे इकट्ठे रहें। और अभी भी मैं अगर इस बात, आज मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, तो 40 साल की उम्र में भी हमारी फैमिली इकट्ठे रहती है। तो वो एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात है। मैं अपनी फैमिली को लेकर अगर बात करूं तो मेरे लिए वो चीज़ एक बहुत मैटर करती है, फैमिली। तो आप अमृतसर से मैं बिलोंग अमृतसर करते से हैं? हूँ। अभी आपकी न्यूक्लियर फैमिली है? हाँ, अभी यहाँ पे मैं, अपनी वाइफ और मेरी बेटी है 10 साल की, उसके तो साथ फिर हूँ। तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आप इतनी जॉइंट फैमिली छोड़ के एक छोटी सी फैमिली के साथ हाँ, रहे। इनिशियली बहुत महसूस होता था कि अमृतसर में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा घर था हमारा। तो यहाँ पे जब आपकी एक लाइफ एक फ्लैट में सीमित हो जाती है तो इनिशियली तो मेरे लिए बहुत टफ था। पर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप कोप अप कर जाते हो, जब आपको पता है आपने रहना यहीं पे है, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर जाते हो चीज़ों को। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो छूट जाती है। राइट। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी छूट गई है चीज़ें? नहीं, एज सच तो मेरे को नहीं लगता कुछ कि मैंने कुछ मिस किया है। हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था चंडीगढ़ में, जब मैं 2017 में आया था यहाँ पे, तब मैं अकेला आया था यहाँ पे। तब मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई थी। तो मेरी बेटी उस टाइम 2 साल की थी। वो उसकी अपब्रिंगिंग जो मैंने 3-4 साल की मिस की है, क्योंकि तब मैं यहाँ पे अकेला रहता था, तो वो 3-4 साल की अपब्रिंगिंग जो मैंने उसकी मिस की है, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को मौका मिले तो मैं उसको चेंज करूँ। अच्छा साहिल जी, आपने बताया कि आप अमृतसर से हैं। अमृतसर खुद में एक बहुत बड़ी सिटी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है अमृतसर। तो आपको क्या डिफरेंस लगा वहाँ से यहाँ पे स्विच करके? देखिए, हर एक शहर की अपनी एक यूएसपी है। अमृतसर की एक यूएसपी है कि अमृतसर के लोग जो हैं बहुत खुश मिजाज, बहुत बड़े दिल के लोग हैं। और एक उनकी उस शहर का एक ड्रॉबैक भी अगर मैं कहूँ, या एक अच्छाई भी कहूँ, कि वो वहाँ के लोगों के पास बहुत टाइम है। यहाँ पे अगर जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है। अमृतसर में लाइफ इतनी बिजी नहीं है। यहाँ की एक यूएसपी ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत बिजी है। तो उस लिहाज से ये दोनों शहर बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हाँ, कल्चरली अगर मैं बोलूँ तो वो शहर कल्चरली बहुत स्ट्रांग है।
गुरु की नगरी है, गोल्डन टेम्पल जो एक डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, और उस लिहाज से अगर मैं, एक एंशिएंट सिटी है, एक हिस्ट्री है अमृतसर की जी। एंड उस लिहाज से अमृतसर और इसका कंपैरिजन जो है थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा साहिल जी, आप किस तरह के स्टूडेंट थे अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? इनिशियली तो मैं बहुत अच्छा था, Initially? इनिशियली तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था अगर मैं बात करूं अप टिल 7th 8th। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वो कहते हैं ना आपका दिमाग ख़राब होता जाता है, तो फिर वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं एवरेज स्टूडेंट ही रहा, पर इनिशियली तो मैं बहुत अच्छा था। आपने मास कम्युनिकेशन किया है, तो आप शुरू से मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते थे? नो 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 नो, मेरा मास कम्युनिकेशन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि डिग्री चाहिए, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मैंने अपने ग्रैंड फादर को, अपने फादर को, इवन अपने अंकल्स को मैंने हार्डकोर मेहनत करते हुए देखा है। तो आपके दिमाग के अंदर बचपन से एक चीज़ ना इंस्टिल की जाती है कि बिज़नेस करना है, तो वो शौक़ बचपन से था। पर मेरे फादर ने हमेशा मेरे को एक बात बोली थी कि बिजनेस तो करना है, पर आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए वो। डिग्री तो आप कुछ भी ले लेते, मास कम्युनिकेशन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो जैसे आप और मैं बैठे हैं अभी, तो ऐसी डिस्कशंस हम पहले भी करते थे, कॉलेज टाइम पे भी करते थे, हमारी वर्कशॉप्स होती थी, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा माहौल होता था। इतना प्रेशर नहीं होता था, इतनी कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता था, तो वो बड़ा अच्छा माहौल था। आपकी 20s की कोई लर्निंग? मैम, आई थिंक व्हेन आई वाज 18 मैं काम में पड़ गया था, आई वाज इनटू बिजनेस। तो मेरे फादर ने मेरे को एक बात बड़ी अच्छी समझाई थी कि जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को तसल्ली से बिठाना नहीं सीखोगे, जब तक आप बैठोगे नहीं टिक के, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, और वो चीज़ मैं आज भी नहीं भूलता हूँ कि जब तक आप पेशेंटली अपने वर्क प्लेस के ऊपर बैठना नहीं सीखोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये लर्निंग मेरे को मेरे फादर ने उस टाइम पे दी थी, अभी भी जो काम आती है। एग्जैक्टली। अच्छा साहिल जी, आपका जब आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपने कहाँ से शुरू किया? जैसे मैंने आपको बताया, मैं आई वाज 18 जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था, फैमिली बिजनेस करना शुरू कर दिया था। वहीं से मेरे करियर की शुरुआत हो गई थी, एंड अप टिल 2016-2017 मैंने अपना फैमिली बिजनेस रन किया। किस चीज़ का था आपका? हमारा कपड़े का फैक्ट्रीज थी हमारी अमृतसर में, इनफैक्ट अभी भी हैं, मेरे अंकल्स चलाते हैं उसको एंड टेक केयर करते हैं उसकी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आपने एकदम से अपना करियर स्विच किया, आप एक फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके बाद आपने जॉब में स्विच करा, इसके पीछे क्या रीज़न था? मैम, लाइफ में जैसे ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरे बिजनेस में भी लॉसेस वगैरह काफ़ी हुए। उसको हैंडल करने की बहुत कोशिश की, पर समहाउ वो नहीं, मैं उसको कोप अप कर पाया उन चीज़ों से। तो रैंडमली ही मेरे अंकल हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, रैंडम विजिट के लिए आया हुआ था मैं चंडीगढ़। तो वैसे ही मैंने उनसे एक चीज़ पूछ ली कि अंकल यहाँ पे कुछ बिज़नेस का बताओ, मुझे कुछ नया करना चाहता हूँ मैं। तो विदाउट एनी थिंकिंग उन्होंने सीधी एक बात बोली कि जॉइन रियल एस्टेट। तो मेरे को रियल एस्टेट की ABC नहीं पता थी जब मैं यहाँ पे आया। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे कर पाऊँगा। उन्होंने कहा तू पहले आ जा, फिर मैं देखूँगा, हम इसको अपने आप इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो फिर उन्होंने, वही रीज़न है मेरा यहाँ पे रियल एस्टेट में आने के लिए। आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी इनिशियली जब आपने रियल एस्टेट में ज्वाइन किया? चलो मैम, देखिए, प्राइवेट सेक्टर ना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। मेरे को इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पे जब मैं आया तो एक भागदौड़ लगी हुई है। जब मैं, आई स्टिल रिमेंबर, जब मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस का, मेरी जो सिटिंग थी वो सिटी ऑफ ड्रीम्स सेक्टर 116 में हुई। तो वहाँ का जो मैंने माहौल देखा वो ये था कि हर एक इंसान भाग रहा है, अपने अपने काम में लगा हुआ है और भाग रहा है। बॉदरेशन नहीं है किसी की, कोई बैठा है नहीं बैठा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी, क्योंकि आई एम वेरी ओपन हार्टेड पर्सन। तो उसको समझने के लिए मेरे को कम से कम 1 महीना लग गया। आई स्टिल रिमेंबर आफ्टर 15 days आई वॉज लाइक कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई कैन नॉट, मैं यहाँ पे फिलअप नहीं हो पाता हूँ। तो फिर मेरी वाइफ ने मेरी 1 हफ़्ता काउंसलिंग की, क्योंकि माई वाइफ इज़ अ बैंकर, उसको पिछले 15 साल हो गए हैं बैंकिंग जॉब में। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, यहाँ के तौर तरीके ऐसे होते हैं, वर्क कल्चर ऐसा होता है, तो आपने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करके चलना है। तो उससे मेरे को बहुत, आई थिंक जब आप एक बिजनेस माइंड के साथ होते हैं और खुद को नौकरी पेशा में आप एकदम से आ जाते हैं,
तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हर इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पहले आप जब बिज़नेस कर रहे हैं तो शायद आप खुद एक बॉस हैं, जब आप नौकरी में आते हैं तो आप किसी के अंडर नौकरी करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा। डिफ़िकल्टी थी, पर नीड जो होती है आपकी, वो आपकी जी। डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर देती है। उस टाइम पे नीड थी। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचता तो शायद मैं यहाँ तक आपके सामने नहीं बैठा होता आज। बिल्कुल। मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैंने उस चीज़ को ऐसे देखा कि ये अब मेरा काम है, अभी मेरे को बाय हुक और बैक हुक मेरे को करना है। तो जब मैंने अपने दिमाग को उस तरीके से मोल्ड कर लिया, फिर मेरे लिए कुछ मुश्किल रहा नहीं। साहिल जी, आपने जब यहाँ पे स्विच किया था तो आपको क्या लगता था, आपने सेल्स में ज्वाइन करा था, कि आपके लिए आगे आने वाली कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या उस टाइम ट्रेंड क्या रहता था रियल एस्टेट का? मैम, पहली बात तो सेल्स का एक सबसे बड़ा जो एक आप कह लीजिए एक सेल्स पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एक्सप्रेसिव नेचर। जी। मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं था दुनिया को लेके। अपनी जो मेरी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के इर्द गिर्द तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, पर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस की कमी थी बहुत, क्योंकि एक तो फेज़ लो था, ऊपर से कॉन्फिडेंस की कमी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स इन टर्म्स ऑफ अ सेल पर्सन मेरे बहुत लो थे। तो धीरे धीरे मेरे कलीग्स के थ्रू, मेरे मेंटोर्स के थ्रू, मेरे जो सीनियर्स थे उनके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जब तक अपने आप को लर्निंग कर्व में नहीं ढालेंगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। मेरे लिए प्लस पॉइंट सिर्फ ये था कि मैं एनी हाउ सीखना चाहता था। तो वो एक होता है ना कि आपकी डायरेक्शन सीधी है, जी। तो आपने जब करना ही करना है तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। अच्छा साहिल जी, आप मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपका बैकग्राउंड पहले डिफरेंट था, आपने एकदम से रियल एस्टेट में स्विच किया, तो आई थिंक आपका थॉट उस टाइम पे नहीं रहा होगा रियल एस्टेट का। बट अगर एक नॉर्मल इंसान भी रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहता है, चाहे वो करियर के लिए है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है रियल एस्टेट में आना? देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ग्रोइंग मार्केट है जी। और एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। अगर जो इंसान रियल एस्टेट में एज अ करियर अपने आप को डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए मेरे पास जो 2-3 टिप्स हैं मैं वो देना चाहूँगा कि एक तो आपके नेटवर्किंग, अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है या आप अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग करने का मादा रखते हैं, तो आपके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर स्ट्रांग है, जिसमें मैं बहुत लैक करता था इनिशियली, तो अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। तीसरा, आपकी मार्केट नॉलेज। अगर आप रियल एस्टेट में हैं या इवन आप बायर हैं, आपको मार्केट नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या चीज़ कितने की बिक रही है। जी। ये तीनों चीज़ें इरिस्पेक्टिव ऑफ के चाहे आप बायर हैं या आप वहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जाननी ज़रूरी है, बिल्कुल। समझनी ज़रूरी है। अच्छा साहिल जी, अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की ही बात कर लेते हैं हम, तो जब आपने स्विच किया था रियल एस्टेट में, तब में और आप अभी के टाइम में आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है मैम। एक तो आप ये समझ लीजिए कि जिस रेंज में आज हम 1 BHK बेचते हैं, उस रेंज में तब हम 3 BHK उससे भी सस्ता बेचते थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत डेवलप हुई है और लोगों का जो रुझान है पहले रेजिडेंशियल की तरफ ज़्यादा होता था। अब लोग जो हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रेजिडेंशियल तो है ही है, साथ में लोग कमर्शियल में भी अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, एंड इवन जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी लोगों ने अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज की डेट में जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। हर एक चीज़ जो है वो क्लाइंट के प्रॉफिट और क्लाइंट की नीड को लेके ही डेवलप किए जा रहे हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ, अच्छे अच्छे बिल्डर्स जो हैं वो उनके लिए ये बेसिक प्रायोरिटी है इस टाइम पे, जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे इतना बिलीव नहीं करते थे बिल्डर्स। पहले बिल्डर्स जो थे लोकेशन को लेके इतना बिलीव नहीं करते थे। अब जो है बायर स्मार्ट है तो बिल्डर भी स्मार्ट, बिल्डर एग्रेसिव हो गया। पहले बायर इतना स्मार्ट नहीं था। अच्छा, अगर किसी ने पहली बार घर लेना है तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, जिसने पहली बार, हाँ, के लिए फर्स्ट टाइम बायर के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मार्केट R&D करनी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या, पहली बात तो आपको ना चॉइसेस नैरो डाउन खुद से करनी ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या है। अगर यू आर लुकिंग फॉर अ रेजिडेंशियल प्रोडक्ट, तो रेजिडेंशियल में आपके लिए लोकेशन एंड
बिल्डर हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज एसबीपी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट इजीली इसलिए बेच लेता है क्योंकि एसबीपी की एक हिस्ट्री है, एसबीपी ने चीज़ें डिलीवर की हैं। तो ये एक एज है। आज अगर चलता फिरता कस्टमर एसबीपी के पास आता है वो इसी वजह से आता है। और आज की डेट के बायर को ये चीज़ें इसीलिए अच्छी हो गई हैं क्योंकि स्मार्ट बायर हो गया, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आज का बायर बहुत स्मार्ट और पूरी R&D करके आते हैं, और ये वो ज़रूरी भी है। साहिर जी, आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो रेडी टू मूव फ्लैट है या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स है। तो आपके लिए अगर आप बताना चाहते हैं जनता को, तो कौन सा बेहतर ऑप्शन है? दोनों चीज़ें बेटर हैं, दोनों की अपनी अपनी एक यूएसपी है। देखिए, जो रेडी टू मूव चीज़ है उसका उस बायर की माइंडसेट जो है वो डिफरेंट होगा। वो बायर एंड यूज़र भी है और वो बायर इन्वेस्टर भी है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करता है उसका माइंडसेट जो है एज एन इन्वेस्टर का माइंडसेट की तरह होता है। तो दोनों की अलग अलग यूएसपी है। अंडर कंस्ट्रक्शन बायर के लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उसको एक बड़े सैचुरेटेड प्राइस के ऊपर चीज़ मिल जाती है और बनते बनते उस चीज़ की अप्रिसिएशन भी हो जाती है। उसको पेमेंट, जो उसका पेमेंट प्लान है बड़ा ही पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक चीज़ बन जाती है। रेडी टू मूव में प्लस पॉइंट ये होता है कस्टमर्स के लिए कि वो चीज़ सामने दिख रही है, वो बनी हुई है, मैंने पैसे देने हैं, पैसे दे के मैं वहाँ पे रहना शुरू कर देता हूँ। तो दोनों चीज़ों की एक अपनी यूएसपी है। आप ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि एक 21 है दूसरी 19 है। अच्छा, आप पिछले 10 साल से एसबीपी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। आप एसबीपी ग्रुप का ऐसा क्या यूएसपी है कि इसको बाकी बिल्डर से बेहतर बनाते हैं या कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं? मैम, मेरे ख्याल से एसबीपी मार्केट का सबसे रेलेवेंट बिल्डर है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। अगर आप मार्केट सर्वे करेंगे तो एसबीपी ने अगर 2008 से लेके 2025 तक अगर 28 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, 14,000 से ज़्यादा मेरी कीज़ हैंडओवर हैं जी, ठीक है, तो दैट मीन्स के मैं एक एस्टेब्लिश बिल्डर हूँ। ये वही कर सकता है जिसके इंटेंट में कोई कमी नहीं है। एसबीपी मार्केट का सबसे रेलेवेंट बिल्डर है। और उसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर हमने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए कंपनी में, उन सभी प्रोडक्ट्स के रेरा आके उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है मार्केट में। बिल्डर्स प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट तो लेके आते हैं पर उनके अप्रूवल्स आने में कई साल लग जाते हैं। एसबीपी का कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम पे डिले नहीं है। ये सबसे बड़ा यूएसपी है एसबीपी का, तभी उसकी रेलेवेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर कोई इंसान घर खरीद रहा है तो उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है बिल्डर से? देखिए, जो दो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि बायर कौन है। अगर तो बायर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सेगमेंट से आता है, तो उसके लिए ना सबसे बड़ा डर ये होता है कि मुझे चीज़ टाइम पे मिले, क्योंकि वो बायर जो है या तो वो रेंट पे कर सकता है या वो ईएमआई पे कर सकता है। तो उसका सबसे बड़ा डर मार्केट में रहता ही यही है कि क्या मुझे ये चीज़ टाइम पे मिल जाएगी। आप जैसे फ्रंट फेस होते हैं कंपनी से, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं आप? इसका कहीं ना कहीं जो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर चुके हैं, क्योंकि जो कस्टमर जो है वो अगर एसबीपी के ऑफिस आता है तो वो माइंड में ये रख के आता है कि यार ये एक ऐसा बिल्डर है, यहाँ पे मुझे चीज़ टाइम पे मिल जाएगी, क्योंकि हम ये ऑलरेडी दे चुके हैं, हम डिलीवर कर चुके हैं और ग्राउंड लेवल के ऊपर हम ये बात अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेपर पे दिखा दें, कागज़ों में दिखा दें कि जी ये चीज़ बनेगी। हमने जो कागज़ों में दिखाया, हमारे लोगों ने, हमारे कंपनी ने उस चीज़ को डिलीवर किया। तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कस्टमर को मोल्ड करना, सेटिस्फाई करना। साहिर जी, आज बहुत सारे ट्रेंड्स हमारी फील्ड में, रियल एस्टेट सेक्टर में है, चाहे वो ऑनलाइन लिस्टिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ऐसे में आपको लगता है जो हमारी ट्रेडिशनल सेल्स टेक्निक थी वो ख़त्म हो रही है? नहीं मैम, मैं इसको इस तरीके से आपको सम अप करता हूँ कि डिजिटल और जो ट्रेडिशनल सेल्स है वो आज की डेट में हैंड इन हैंड है। दोनों के, डिजिटल के इतने एफर्ट्स हैं आज की डेट में सेल्स को प्रमोट करने में कि जो साइट पे सेल्स पर्सन्स बैठे हैं उनके लिए सेल्स क्लोज करना बहुत इजी हो गया हुआ है। डिजिटल के थ्रू आज की डेट में जो क्लाइंट है उसको प्रोडक्ट की ABC पता होती है। हमारे लिए वो इजी हो जाता है कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो क्लाइंट आया है हमारे पास उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है। हमने उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट के बारे में 20% या 30% जान के आया है तो हमने उसको 80% पे लेके जाना है या 90% पे लेके जाना है।
तो डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान है इस टाइम पे सेल्स के अंदर। आज का जो बायर है वो बहुत स्मार्ट बायर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। जी। बायर अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं 20 to 30%, मेरे को ये लगता है, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, 20 से 30% जो है वो डिसीजन बायर ऑनलाइन डिजिटल से कर आता है। फिर जब वो साइट पे आता है, जो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, फिर जब वो साइट पे आता है, जब वो सेल्स पर्सन से मिलता है, तो सेल्स पर्सन अपनी उस प्रेजेंटेशन में उस प्रोडक्ट को और एनहांस कर देता है। तो कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन का कॉन्फिडेंस जो है डिजिटल की वजह से बहुत बढ़ गया हुआ है, बूस्ट हो गया हुआ है। एंड जो बायर है वो आपका कॉन्फिडेंस ही खरीदता है, बायर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बायर आपका कॉन्फिडेंस खरीदता है। तो वो कॉन्फिडेंस सेल्स पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं डिजिटल से ही आया है, मेरे को ये लगता है। जी। अच्छा साहिर जी, आपके लिए कितना ज़रूरी है एक तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या उस क्लाइंट की ज़रूरत को समझना? आपका सेल मंत्र क्या है? शालू मैम, मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत एक सिंपल सा फंडा बनाया हुआ है कि मेरे कहने पे या मेरे बुलाने पे कोई इंसान अपने जेब से पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, तो उस पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो क्लाइंट का पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल सेल करूँगा तो वो चेन मेरी कहीं ना कभी जाके टूट जाएगी। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल सेल करूँगा, अगर उस सेल को, उस पैसे को मैं अपना समझ के उसको एक सही डिसीजन दिखाऊंगा या उसको मैं सही डायरेक्शन बताऊंगा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर, तो वो क्लाइंट जो है उसके साथ मेरी एक चेन बन जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबल सेल करनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। लोग सेल करने के चक्कर में बहुत कुछ बोल देते हैं, मिस सेलिंग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म चलना है इस मार्केट के अंदर, ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है इस मार्केट के अंदर तो आपको सेल बहुत रिस्पॉन्सिबली करनी पड़ेगी। उसका ओनर्स आपको लेना पड़ेगा कि अगर ये सेल मेरे थ्रू हुई है तो इसका जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी मेरे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सेल होनी बहुत ज़रूरी है, यही मेरा मंत्र है। अच्छा साहिर जी, अगर हम आज की बात करते हैं तो पंजाब का रियल एस्टेट एक बूम पे है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो आपको आने वाला फ्यूचर क्या लगता है? आने वाला फ्यूचर शालू में पंजाब का बहुत अच्छा है। वो इसलिए है कि जो नई जनरेशन है वो एक पढ़ी लिखी जनरेशन है जी। वो जो मैं पंजाब के बेल्ट्स, जो आउटर बेल्ट्स हैं सारी, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के बाहर आ रहे हैं। उनका रुझान है अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ रियल एस्टेट पे मिलती है। अगर किसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए अपने करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, तो पहला उसका दिमाग जाता है सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर कि यहाँ पे अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो 2-3 साल में मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो पहले ये अवेयरनेस पंजाब में नहीं थी। अगर मैं 5-7 साल 10 साल पीछे चला जाऊँ तो 10 साल पहले ये इतनी अवेयरनेस नहीं थी पंजाब में। अब जो कि जो नई जनरेशन है या नया पोच जो है, वो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो बाहर निकल के वो खुद डिसीजन मेकर्स हैं और वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आपके स्टेट का जो डिसीजन मेकर अगर यंग बंदा है तो आपके स्टेट को कोई नहीं रोक सकता, ग्रो करने के लिहाज से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि पंजाब का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि वो यंग लोगों के हाथों में है। अच्छा, फिर भी साहिर जी, मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रही हूँ, आप भी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। पंजाब का यूथ माइग्रेट कर रहा है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में है, उसके पीछे क्या रीज़न है? मैम, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इलिटरेसी उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जो कई आज की डेट में भी कई पंजाब के गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो पढ़ लिख नहीं पा रही है। उनके दिमाग में शुरू से ही एक चीज़ एक इंस्टिल की गई है कि बेटा तूने बड़े होकर बाहर जाना है, तूने पढ़ना है नहीं पढ़ना वो तेरी ऊपर है, पर तूने बाहर जाना है। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर जो है वो बहुत डिमीनिंग है आपकी स्टेट के लिए, जो पिछले कई सालों में बहुत बड़ा है। अगर मैं मेजर सिटीज़ की बात करूं तो वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे चलन कम है। जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं पंजाब के अंदर, वहाँ पे चलन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लिटरेसी लेवल कम होने की वजह से ये चीज़ें, ये डिसीजन लिए जाते हैं। पर एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो बाहर पैसा कमा के इन्वेस्ट यहीं पे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है रियल एस्टेट के लिए। आपके पास एनआरआईज आते होंगे। एग्जैक्टली जो एनआरआई कस्टमर्स हैं वो एक रेडीमेड सेल होती है क्योंकि उनकी इतनी क्वेरीज नहीं होती हैं। वो बाहर जाके
अगर यहाँ वो कमाते बाहर हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। अगर यहाँ का लोग जो पॉपुलेशन बाहर जाती है तो इन रिटर्न हमें एज एन इन्वेस्टर वो फेस करने को मिलते हैं। ओके अच्छा, अगर आप खुद एक मतलब अमृतसर से हैं, पंजाब से हैं, बहुत अच्छी सिटी से हैं, तो आप पंजाब के यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हो? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने करियर में आपने क्या करना है आपको सबसे पहले वो पता होना चाहिए। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मुझे क्या करना है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अगर आप किसी कंपनी में हैं तो उस कंपनी के गोल के साथ अपने आप को अलाइन कर लो। या अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने गोल का पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पहुँचना है, जाना कहाँ पे है इसका पता होना चाहिए, और कैसे जाना है वो डायरेक्शन आपकी खुद ब खुद बन जाएगी अगर आपको पता है आपने कहाँ जाना है तो। अच्छा साहिल जी, हमारे करियर में, किसी के भी करियर में, फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली अगर अपनी करियर की बात करूं तो मुझे मेरी सबसे बड़े मोटिवेशन जो मिलती है अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ से मिलती है, क्योंकि इन द हार्डेस्ट ऑफ टाइम्स जो मैंने फेस किए हैं, जो मैंने देखे हैं, उनके शोल्डर्स कभी झुके नहीं। एंड एक ऐसा टाइम भी था जब समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ जाएगी कहाँ पे। पर अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो इतने लो टाइम पे भी अपने आप को अपलिफ्ट करके रखते हैं, आपको बूस्ट करते आपको हैं, एनर्जी देते हैं, एग्जैक्टली, तो पॉजिटिव हाँ, वाइब्स। तो वो एक बहुत बहुत मोटिवेशनल है। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई बहुत लो फेस रहा हो और आपको लगा हो कि हाँ यार अभी मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, था ऐसा फेस जब मैंने आपको इनिशियली बताया कि जी। मेरे बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हो गए थे मेरे। एंड उसके बाद के जो 2-3 साल थे वो बहुत टफ थे। यहाँ पे आने से पहले 2015 टिल 2017 टू बी प्रिसाइज, तो वो 2 साल मेरे बहुत बहुत टफ थे। उन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ करने की भी कोशिश करी, पर वो कहते हैं जब आपका वक्त ख़राब है तो कुछ भी आप करने जाओ तो वो उल्टा वो ख़राब ही हो जाता है, गलत ही होता है। आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, आप हर एक डिसीज़न हड़बड़ाहट में लेते हैं जो हमेशा बाय द एंड ऑफ द रोड वो गलत साबित हो जाते हैं। तो वो फेज़ मेरे लिए बहुत लो था, पर मैंने उस फेज़ में सीखा बहुत। मेरे को अपनी कैपेबिलिटीज़ का बहुत बहुत मेरे को उस टाइम पे अंदाज़ा लगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरे को रेजिस्टेंस, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर आई उन 2 सालों के अंदर, जो मेरे यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत फ़ायदेमंद रही। तो वो 2 साल मेरे लिए मुश्किल तो थे, पर लर्निंग कर्व बहुत अच्छा था वो 2 सालों का। बहुत कुछ किया मैंने उन 2 सालों में, चैलेंजेस फेस किया एग्जैक्टली। अच्छा साहिर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, तो आप जिस फील्ड में हैं आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है, लोगों से मिलना, इंक्वायरीज हैंडल करना, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मैम, मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सिंपल रखा हुआ है। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो अगर मेरे घर से फ़ोन आता है तो मैं फर्स्ट रिंग में उठाता ही नहीं हूँ, मैं काट देता हूँ। अगर मैं ऑफिस से घर चला गया हूँ तो मेरे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ स्मूथली नहीं चल पाएगी। बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना। काम के वक्त काम, पर अगर आप काम से निकल गए हो, घर चले गए हो, फिर काम नहीं। फिर आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम एंजॉय करें। और तब तक मैं फ़ोन ऑन नहीं करता जब तक मैं सुबह गाड़ी में नहीं बैठ जाता। तो ये मैंने अपने आप बहुत सिंपल सा एक मंत्रा रखा हुआ है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। साहिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका कोई खास ऐसा SBP मोमेंट रहा हो जो आपको बहुत स्पेशल फील कराता हो, जो आप कभी ना भूल पाएँ? मैम, वैसे तो इन 10 सालों में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आए हैं, पर जो सबसे रिफ़्रेशिंग कहूँ या बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, वो जब मैंने अपने करियर में सबसे पहले अपना इंसेंटिव चेक्स जब मुझे मिले थे इस कंपनी से। वो जो अमाउंट थी, उस अमाउंट को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। और उस टाइम पे वो अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी कि तब मेरे लिए एक सपना था कि इतने पैसे अगर मेरे अकाउंट में हो, तो वो एक मेरे लिए बहुत इमोशनल, बहुत ट्रिगर करने वाला मोमेंट था। एंड मेरे को आज भी याद है, मैं बहुत रोया भी था उस टाइम पे, क्योंकि वो एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ थी। SBP ने मुझे मेरा घर दिया है, मैंने घर भी SBP से ही बनाया है। तो ये भी एक मेरी बहुत इमोशनल जो है मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मोहाली जैसे शहर में अगर आपका खुद का घर है
तो वो एक बहुत मैं कहूँगा कि रिफ्रेशिंग और बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा साहिल जी, एक मिथ है जो लोग मानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है। आप उस चीज़ को कितना मानते हैं? मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। रियल एस्टेट उस हर एक इंसान का सेक्टर है जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस इंसान को एक्सप्रेस करना आता है। अगर ये तीनों क्वालिटीज़ किसी इंसान के अंदर हैं, इवन रिलेशन बिल्डिंग, अगर कोई इन चीज़ों में अगर कोई बहुत अच्छा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप रियल एस्टेट में बहुत ग्रो कर सकते हो। साहिल जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलूंगी जिसमें आपको बहुत फटाफट आंसर करना है। जो भी मैं आपसे पूछूंगी, आंसर 1 लाइनर 2 लाइनर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, राइट। मेरा पहला सवाल है साहिल जी, बचपन में बच्चों की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। आप क्या बनना चाहते थे? मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था मैम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन ही रहे हैं अपने अपने टाइम में। मेरे मदर तो इवन नेशनल्स खेले हैं वॉलीबॉल में। तो क्रिकेट का शौक़ मेरे को शुरू से ही रहा, बचपन से ही रहा, और मैं बहुत अच्छा भी खेलता था। तो एस्पिरेशन मेरी क्रिकेटर बनने की ही थी। नेशनल टीम में नहीं जा पाए। एस्पिरेशन मेरी क्रिकेटर बनने की ही थी, पर समहाउ नहीं उसको हम मैनेज कर पाए, नहीं कर पाया मैं। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर मोर, अपार्टमेंट इन हाई राइज या फिर एक बड़ा सा प्लॉट? दोनों की अलग यूएसपीज हैं मैम, दोनों की जो एडवांटेजेस हैं वो अलग हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्लॉट्स को अच्छे लगते हैं, कोठी बनी हुई अच्छी लगती है। पर जो आजकल का माहौल है, जो आजकल का सिनेरियो है, उसमें सोसाइटी में रह के जो एक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी एंड आपके बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, आपके बच्चों को रेडीमेड सोसाइटी वो मिल जाते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। कोठियों में ये चीज़ें कमी रह जाती हैं इन चीज़ों की। एक दिन के लिए अगर आप पीएम बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? बहुत मुश्किल है मैम इस कंट्री का पीएम बनना। तो अच्छा, हम मान लेते हैं आप पीएम बन चुके हैं। हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला काम कोई? मैं जो जब आप रैंडमली ट्रैवल करते हैं रोड्स के ऊपर, आप बेगर्स देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली उनको देख के तकलीफ़ होती है बहुत, कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये भी जानता हूँ कि बहुत बड़ा माफिया है, जो बेगिंग है एक बहुत बड़ा माफिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर मेरे हाथ में हुआ, अगर मेरे में इतनी पावर हुई, तो मैं रोड के ऊपर कोई भिखारी या बेगर नज़र ना आने दूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी कि एक दिन के लिए साहिल महाजन जी को ज़रूर पीएम बनाया जाए। एटलीस्ट ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। मेरा अगला सवाल है, आपको दुनिया बचानी है और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है और आपको एक गाना गाना है दुनिया बचाने के लिए, तो आप कौन सा गाना गाएंगे? मैम पहली बात तो मैं सिंगर बहुत अच्छा नहीं हूँ। हाँ, पर दुनिया बचाने के लिए दुनिया आपको बचानी है तो एक बड़ा रेलेवेंट गाना है किशोर कुमार का, आने वाला पल जाने वाला है। तो आप वही गा के सुनाएंगे साहिल जी? गा के तो मैं अगर सुनाऊं तो फिर तो हमारा पॉडकास्ट रातों रात फेमस हो जाएगा। नहीं, वो नहीं मैं कर पाऊंगा। पर हाँ, इस गाने के जो लिरिक्स अगर कोई ध्यान से सुने, उसका जो क्रक्स है वो यही निकलता है कि प्रेजेंट में जियो। आज का टाइम जो है, जो आप जी रहे हो, वही वक्त है, क्योंकि आने वाला टाइम ना किसी ने देखा है। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला किसी ने देखा नहीं। तो प्रेजेंट में जीना इंसान को क्या शुरू करना चाहिए। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? ऑफिस एनी टाइम ऑफिस। फेवरेट लोकल अमृतसरी फूड? बहुत सारे हैं मैम। आपने अमृतसरी फूड ट्राई किया है तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो अमृतसर में नॉनवेज वैसी बहुत फेमस है, तो एनीथिंग नॉन वेजिटेरियन अमृतसरी। फैमिली फ्रेंड्स के साथ फेवरेट ट्रिप डेस्टिनेशन? बहुत सारी हैं मैम। मेरे को आज भी याद है कि 2003-04 में हम 15 दोस्त गए थे उत्तराखंड ट्रैक पे। तो वो एक बहुत यादगार पल है मेरे लिए, जो आज भी हम चेरिश करते हैं। वो बचपन के दोस्त, जो स्कूल फ्रेंड्स थे हम सारे, बेस्ट मोमेंट, वो बेस्ट मोमेंट थे। और उस डेस्टिनेशन को हमने आने वाले 6-7 साल जिया है।
क्योंकि हम हर साल रेगुलरली वहाँ पे जाते रहे हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा, बड़ा फैसिनेट करने वाला ट्रिप था मेरा। अच्छा, खुद के अंदर एक बच्चा जिंदा रखना हमेशा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से अपने बचपन को ख़त्म कर देंगे तो आप लाइवली नहीं हैं, बिल्कुल। आप लाइवली नहीं रहेंगे। तो वो एक एंथुजियाज़म जो है वो तभी आता है आपके अंदर जब तक आपके अंदर का बच्चा आपके अंदर ज़िंदा है। तो वो मेरे ख्याल से मेंटेन करना चाहिए हर इंसान को। एक बात जो एसबीपी ऑफिस में किसी को नहीं पता हो, आपका सीक्रेट? मेरा सीक्रेट, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो मैं बहुत रेयरली एक्सप्रेस करता हूँ, पर जब मौका मिले, जब वो माहौल बना हो, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अच्छा, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कोई एक जोक सुनाने के लिए? जोक सुनाना इज़ नॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर फॉर मी। जो कहते हैं ना, एक हाजिर जवाबी, जो मौके माहौल में बना दे। माहौल में बैठ के बात करना, तो उसमें मेरा जो है सेंस ऑफ ह्यूमर है। बहुत बहुत, हाँ, उसमें मैं एक्सप्रेसिव हूँ काफ़ी। मेरा अगला सवाल है, कोई एक चीज़ जो आप पास्ट में बदलना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं? नहीं, बदलना तो मैं, हाँ, थोड़ा सा मैं उसको इम्प्रूव ज़रूर करना चाहूँगा। जो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक बहुत लीन पैच था 2-3 साल का, उस लीन पैच में मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। बहुत डिसीजंस मेरे ऐसे हुए जो बाद में बहुत ही ख़राब साबित हुए। तो कहीं ना कहीं मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। अगर मैं उन चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाता थोड़ा सा, और उसको सहजता से, पेशेंटली अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता, तो कहीं ना कहीं मैं उस डिसीज़न में अच्छा रिजल्ट निकाल पाता। कोई एक फैमिली ट्रेडिशन जो आपके बच्चे भी कंटिन्यू करें? कनेक्शन विद द फैमिली मेरे लिए बहुत सिंपल है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने रूट्स के साथ आज तक जुड़ा हूँ, और जो मेरा लाइफ स्पैन है उस पूरी लाइफ में मैं जुड़ा रहूँगा, क्योंकि लाइफ फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है, एंड इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड फैमिली। तो वही चीज़ मैं अपनी बेटी को भी बहुत बताना चाहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़े रहें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ पे हैं, कौन से शहर में हैं, या किस लेवल पे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल गए हो? आज तो तक आपने नहीं हुआ ऐसा कभी, आज तक ऐसा नहीं इतना हुआ। कॉन्फिडेंस? आ, आपकी वाइफ पॉडकास्ट देख रही है? कोई बात नहीं, और शी नोज दैट कि मैं आज तक नहीं भूला इसको। वो चाहे मेरा प्यार समझ ले या मेरा डर समझ ले। और आप अपने पेरेंट्स का कभी भूले हो नहीं बर्थडे? नहीं नहीं, कभी नहीं। मतलब आपकी मेमोरी बहुत आई एम स्ट्रांग गुड है। विद आई एम गुड विद डेट्स। आपने अपने पेरेंट्स से सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? नहीं, झूठ तो मैंने बहुत बोले अपने पेरेंट्स से। वो बचपन में हर बच्चा बोलता है, पर किसी झूठ का कोई पैरामीटर नहीं है कि वो कितना बड़ा था या कितना छोटा था। पर हाँ, जैसे मेरे को खेलने का बहुत शौक था, तो मैं झूठ बोल के घर से खेलने बहुत बारी जाता था। वो घर पे बताता कुछ था, क्योंकि मैं पढ़ाई से मैं भागता था। तो मेरे मदर बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। तो फिर जब भी खेलने का कोई मौका बनता था, तो चाहे वो कॉलेज था, कॉलेज बंक करके, या घर से झूठ बोल के खेलने ज़रूर आपको गया हूँ। सबसे ज्यादा मार कब पड़ी थी घर वालों से? सबसे ज़्यादा मार, हमारे टाइम में तो अलाउड होता था मारना। बहुत इंस्टेंस हैं ऐसे। मेरे को मैं अपने पेरेंट्स, खैर फादर ने तो मेरे को कभी मारा नहीं, मदर से तो काफ़ी मार पड़ी है। रोज? पर मेरी मदर ने मेरी प्रिंसिपल को साफ बोल रखा था कि इसको जितना मर्जी मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे को स्कूल में प्रिंसिपल से बहुत मार पड़ी है। अच्छा, हाँ आप शरारती होते थे? हाँ, मैं बहुत, मेरी शरारतें वल्गर नहीं थी कभी भी। वो शरारती जो बच्चे, बचपन में हाँ वल्गर का पता भी नहीं होता है। हाँ, नहीं, पर आप सामने वाले का रिएक्शन समझ जाते हैं आप। बिल्कुल। तो बचपन में जो शरारतें होती हैं, एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, मैं अपने टीचर्स का फेवरेट था। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज था, पर मैं अपने टीचर्स का बहुत फेवरेट था। पर डांट भी उनसे पड़ती थी। अच्छा, आपके भी बॉसेस रहे होंगे, तो कोई ऐसा एक्सक्यूज़, या आपने शुरू में गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, वाइफ से मिलने जाना है, तो सबसे बड़ा झूठ क्या होता था जो अपने बॉस को बोलते थे? या अभी आपके एम्प्लॉय आपको झूठ बोलते हैं और आपको पता है झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बॉस तो मेरे इनिशियली तो मेरे फादर ही थे, तो उनको बोल के जाना तो बहुत इजी था क्योंकि वो इतना बॉदर नहीं करते थे। उनके लिए तो ये था कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करने के बाद मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो डजेंट मैटर। तो हाँ, अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो वो मैं 1 मिनट में समझ जाता हूँ कि कहाँ से आ रही है आवाज़। रग रग से वाकिफ हाँ, है। वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी टीम के जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, एवरेज पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, तो इतना तो मैं समझ गया उनके बारे में कि कहाँ से आवाज़ आ रही है।
अच्छा साहिल जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, जब मैं आपसे मिलती थी, पहले भी हम मिले ही हैं, तो मुझे कभी नहीं लगता था कि आप इतने ज़्यादा फन लविंग भी है। आपका ये वाला फेस आज मुझे समझ आया। आपने सही बोला था कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई टोल्ड यू। साहिल जी, जैसे मैंने बताया, मुझे आपसे बात करके ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ज़्यादा फन लविंग है, और सबसे बड़ी जो बात होती है, जो शायद मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है वो अपने जो पुराने, जैसे आपने बताया कि आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना या जानना भूल चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अभी भी जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं और आप अपना एक बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हैं जॉइंट फैमिली में। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? बहुत सिंपल एडवाइस है मैम मेरी उसके लिए। आज की टाइम पे अगर आपने रियल एस्टेट में अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हर बायर को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मार्केट की R&D ज़रूर करें। मार्केट में क्या चीज़ कितने की मिल रही है और कहाँ पे मिल रही है, उस चीज़ का ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और, जहाँ पे आपने पैसा लगाना है उस बिल्डर की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, उस बिल्डर की रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्डर कितना रेलेवेंट है मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए आज की डेट में हर तरीके का बायर है, चाहे वो मिडिल क्लास बायर है, चाहे वो HNI कस्टमर है। पैसा तो हर बंदे का मेहनत का है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट या आप सबको एक इल्तिजा यही है कि आप अपना पैसा वहीं लगाएं जहाँ पे आपको लगता है आपका पैसा सिक्योर है। अगर आप इसको R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अगर आप इसको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं जाएगा। कोई फंडा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करना है, मार्केट को स्टडी कीजिए, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है उसको स्टडी कीजिए और अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच साहिल जी। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है या हम आपके लिए कुछ और लेके आ सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।